शराब विरोधी आंदोलन हाँ। बरेली से शुरू किया और मैं उसमें 19 दिन जेल में रहा और 15 अगस्त को हमें रिहा कर दिया गया। उसके बाद फिर कांसीराम जी ने 15 दिन बाद फिर एक हमें मूवमेंट फिर बना के दे दिया, पंपलेट निकाल दिया कि 5000 साइकिल में बरेली में देखना चाहता हूँ और वो जरूर आए जो जेल में बंद रहे हैं। शराब विरोधी आंदोलन के सत्याग्रही जरूर बंद रहे हैं। तो फिर हम अलीगढ़ से 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर के वो हिसाब से हम 4 दिन के बाद कांसीराम जी को मैंने सबसे पहले 5 सितंबर 1986 को सुना उनका भाषण बरेली के अंदर। हम साइकिल चला गए, फिर वो हम उन्हीं के रह के हो गए कि इनसे बढ़िया हमें लीडर नहीं मिला। पूरी दुनिया में हम रोशनी लेके घूमे, टॉर्च लेके घूमे, हमें कोई मिलना नहीं है। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें प्लेटफार्म चाहिए था, हमें वो मिला और हमने उसमें अपनी जिंदगी लगाई, जवानी के दिन लगाई। जब कांसीराम जी कांग्रेस के तो खिलाफ बोलते थे, सत्ता में थी कांग्रेस तो आज बहन जी को किसके खिलाफ बोलना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ न बोल करके सपा और कांग्रेस के ऊपर धावा बोलती है। तो इसी से लोगों को शक होता है कि ये तो गड़बड़ है कुछ। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास शख्सियत है, ऑल द वे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से वो नागपुर आए हैं, AR अकेला जी। AR अकेला जी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। मान्यवर साहब कांशीराम जी के जितने भी स्पीचेस है, भाषण है, उनको लगभग 14 खंडों में उन्होंने अब तक प्रकाशित किया है। मान्यवर साहब की विरासत को, वैचारिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का उनका जो मिशन है, उनका जो ध्येय है, वो अब तक करते आए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कांशीराम साहब के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी विचारधारा के संदर्भ में। अकेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो देश के राष्ट्रपति एक समय हुआ करते थे, KR नारायणन जी, उन्होंने कहा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मान्यवर कांशीराम साहब ने जो अम्बेडकरवाद को देश भर में प्रचलित किया, ये काम कोई नहीं कर सकता हो। और उन्होंने अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हुए उनके बारे में ये बात कही थी। लेकिन ये बातें तो बहुत होती थी कांशीराम साहब के बारे में। कई लोगों ने उनके जाने के बाद, मनमोहन सिंह थे या इंद्र कुमार गुजराल PM थे, वो भी पहुंचे थे, VP सिंह भी थे, काफी लोगों से उनके काफी करीबी दोस्ताना था। CPM के हो, CPI के हो, BJP के हो, कांग्रेस के हो या अन्य पार्टी के हो, लालू यादव हो या मुलायम सिंह हो, कोई भी हो, या साउथ की पार्टीज हो। लेकिन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आया और उनके विचार जो है जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प आपने किया और उनके जितने भी भाषण हुए जो बहुजन संगठक में प्रकाशित हुए थे, ये जो कांशीराम साहब की विरासत है या उनकी वैचारिकी है, उसको लोगों तक पहुंचाने का संकल्प आपने कैसे किया? क्या आपके मन में आया कि ये विचार जो है जन जन तक पहुंचने चाहिए? आपने ये बात बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बाबा साहब के माध्यम से ही इस बात को जवाब देना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा कि किसी भी विचार को अजर और अमर बनाया जा सकता है तो उसका निरंतर प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने जो ढेर सारी पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी, वो उनके जीवन काल में पूरी नहीं प्रकाशित हो पाई, लेकिन उसके बाद में फिर उसको कुछ प्राइवेट प्रकाशकों ने, निजी प्रकाशकों ने, और बाद में फिर महाराष्ट्र सरकार ने, और उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसका आसारी भाषाओं में प्रकाशन करके सारे देश को उपलब्ध कराया जी। तो मेरी ये चाहत थोड़ा देर से हुई, क्योंकि मैं अपनी ही मतलब अपने पारिवारिक समस्या से मैं जूझ रहा था। लेकिन ये मुझे मौका 2008 में इस पर सोचने को मजबूर किया। लेकिन फिर भी ये चैलेंज बहुत मतलब मेरे लिए काफी चुनौती थी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे ही नहीं। और मैं ईमानदारी के हिसाब से इस बात को इसलिए रखना चाहूँगा, तत्कालीन उस समय दद्दू प्रसाद जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। आप
ग्राम विकास मंत्री थे। राइट। सरकार भी थी बीएसपी की उस समय। सरकार चल रही थी और मैं साइड लाइन था, मेरे पास बसपा की कोई पोस्ट नहीं थी। अच्छा। कांसीराम साहब का 75वां जन्म दिवस हाँ। 2008 में मनाया गया। एक गजल में उनके लिए पढ़ने के लिए ले गया था, तो मुझे उम्मीद थी कि मौका नहीं मिलेगा। और मथुरा के भी हमारे एक साथी हैं नेत्रपाल ब्रजवासी जी, वो भी लिख ले गए थे, उनको भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो सारा जो तंत्र था, सारा जो कार्यक्रम था, उसके करता धरता नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। तो उन्होंने अपने गुलाम केवरिया को वो मौका मिला, हमको नहीं मिला। मैं रात को रुका और 2008 में 16 मार्च को मैं दारुल सफा जो विधायक निवास है उसकी तरफ गया, तो एक बैनर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छात्रावास के ऊपर टंगा था और उस पर लिखा था कि माननीय कांसीराम साहब का 75वां जन्म दिवस समारोह उत्सव, मतलब कार्यक्रम। उसके चीफ गेस्ट दद्दू प्रसाद थे। अच्छा। मेरी गाड़ी 8 बजे थी अलीगढ़ के लिए और 3:30 बजे से उसका टाइम था शाम को। वो काफी गर्मी होती है मार्च में, और तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम को मैं अटेंड भी कर सकता हूँ और मैं ट्रेन को भी अपनी को पकड़ सकता हूँ। दद्दू प्रसाद जी के बोलने से पहले मैंने वो जो गजल एक दिन पहले जो नहीं 15 मार्च को नहीं पढ़ पाया था, और मैंने अपना विजिटिंग कार्ड छात्रावास के जो बच्चे उसका संचालन कर रहे थे, इत्तेफाक से मेरी किताब उस लाइब्रेरी में थे। अच्छा। कांसीराम जी के ऊपर किताब छप चुकी थी। तब तक छप चुकी थी। ओके। तो क्या आप हैं? अकेला साहब हैं? उनकी जी। तो मैंने कहा भैया मुझे 5 मिनट का टाइम एक गजल पढ़ने का दे दो। अरे क्या सर क्या बात कर रहे हैं भाई, नोट क्यों नहीं? और उन्होंने मुझे प्रस्तुत कर दिया। मैंने वो गजल 5 मिनट की जगह 6-7 मिनट में वो पूरी की। अच्छा। कार्यक्रम खत्म हुआ, दद्दू प्रसाद जी मंच से नीचे आए, कुर्सी पे बैठे, उनके साथ में बराबर में गनर था। तो दरोगा मुझे भेजा मेरे पास कि अकेला जी को बुला के ला मेरे पास। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने हाथ मिलाया, फिर कुर्सी पे बैठे, फिर उसमें बात हुई। तो क्या आपका शेड्यूल क्या है? मैं जानना चाह रहा था। क्या आपको हम शताब्दी से भेजेंगे कल? अच्छा। और हमें आपसे बात करनी है। आप सुबह 9:30 बजे मेरे रेजिडेंस पे आ जाना। हुआ। उन्होंने धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी और उसके बाद में फिर उन्होंने जो मुझे बताया तो मैं बड़ा दुखी भी था और चकित भी था। तो उन्होंने कहा कि जो कांसीराम साहब के दस्तावेज थे, ऑपरेशन इंडियन, बहुजन संगठक, बहुजन नायक, वो सारे के सारे जलवा दिए। अच्छा। तब तो मंत्री थे जी, फिर भी उन्होंने कहा आपको? हाँ। अच्छा। और ये सचिवालय में बैठ के मुझे बताया। तो मैंने कि ये तो बड़ी दुख की बात है। कहा। और उन्होंने कहा कि वो जो इंटरव्यू है कांसीराम साहब के, वो जो स्पीचेस हैं उनमें बड़ी मौलिकता है। हाँ। और वो एक हिस्ट्री है। हाँ। और आप इस लाइन के आदमी हो। हाँ। आप प्रकाशक हो, तो आपको इसको पुनर्जीवित किताब की शक्ल में करना है। ओके। तो मैंने कहा मैं एक दिन मुझे टाइम दो सोचने के लिए, मैं कल बताऊंगा। तो मैंने रात भर सोचा वो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले कि आपको बताया था उन्होंने कि आपको पुराने जो बीएसपी के जो वर्कर हैं, नेता हैं, सब जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ। कहीं तो मिलेंगे ना। तो आप इकट्ठा करो पहले। इसके प्रयास हुए और सरकार जाने के बाद 2012 में सबसे पहले द ऑपरेशन इंडियन माननीय कांसीराम के एडिटोरियल है। अच्छा। हिंदी में हमने ट्रांसलेट करा करके उसको छापा।
अच्छा। उसके बाद फिर 14 अप्रैल 80 से बहुजन संगठन की शुरुआत हुई और उस समय उसकी कीमत 50 पैसे थी, अच्छा। मात्र 50 पैसे। बहुजन नायक की भी 50 पैसे थी, वीकली पेपर था। वो उनके जीवन पर्यंत तक चला। हाँ बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद वो 2007 में अपनी सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई। हाँ नहीं वो तो है, वो हमेशा के लिए बंद किया गया। हाँ 4 अंक मतलब माया युग के नाम से 4 अंक निकले। हाँ। इसमें एक कांसीराम साहब के उस पे भी था, जन्म दिवस पर, वो भी बंद हो गया। अच्छा। तो मेरा मतलब यही था कि ये हर हालत में जिम्मेदारी ली है तो पूरी करनी है। तो आपने 2008 से 2012 तक का जो समय था जी, उस समय तक आपने रिसर्च किया, पेपर इकट्ठा किए। हाँ, और मैं मिलता रहा लोगों से, आप मिलते रहे लोगों से, इकट्ठे करता रहा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इन बीच में ही सरकार के समय ही उसको पब्लिश करना चाहिए? सरकार जाने के बाद पब्लिश करने का ख्याल क्यों आया? नहीं, वो ऐसा है कि इस बात को वो भी जानते थे, दद्दू प्रसाद जी, और मैं भी जानता था। अच्छा। कि तो आपको ये लगा नहीं था कि सरकार रिपीट नहीं होगी? ना, हाँ, ये पता था मुझे। अच्छा। वो इसलिए पता था कि जिस दिन बसपा में का जो 2007 का रिजल्ट आया है, दूसरे ही दिन से मनुवादी मीडिया ने उसको आगे कभी सरकार न बने, उसने ये शुरुआत दूसरे ही दिन ही कर दी थी। अच्छा। वो कैसे? जैसे एक अखबार ने छापा कि दलित ब्राह्मण गठजोड़ से बसपा पूर्ण बहुमत। हाँ बिल्कुल, उसी के नारे चलते रहे, दलित ब्राह्मण गठजोड़ के। दलित ब्राह्मण गठजोड़ से बसपा पूर्ण बहुमत में। और दूसरे पेपर ने छापा कि सर्वजन की हुई माया। हाँ, सर्वजन की हुई माया। जब ये अखबार दूसरे दिन छपा, तो फिर मुसलमानों ने भी पढ़ा उसको कि भाई हमारा वोट कहाँ गया? जब दलित और ब्राह्मणों ने सरकार बना दी तो हमारा वोट तो गायब है इसमें। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। उसके बाद फिर वो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने भी पढ़ा कि हमने भी वोट दिया है बसपा को सरकार बनाने में, लेकिन हमें तो नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये एक उदाहरण है। बिल्कुल, मतलब आपको समझ में आ रहा था कि ये सरकार रिपीट नहीं होगी, और फिर उसके बाद में आपने 2012 में पहला पब्लिश किया जो ऑपरेशन इंडियन के कांशन साहब के एडिटोरियल थे, उसके ऊपर पब्लिश किया। तो निरंतरता से फिर ये 16 जो 14 वॉल्यूम पब्लिश हुए, कब तक पब्लिश हुए फिर ये 24 में आखिरी खंड 13 का। अच्छा, आखिरी खंड 13 का 24 में प्रकाशित हुए। तो साहब के पूरे भाषण उसमें है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और उनके एडिटोरियल्स। आखिरी भाषण जो है, हाँ, जहाँ उनको ब्रेनस्टॉक आया था, जी, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट 15 सितंबर, हाँ, और 2003 का, वो नहीं है। अच्छा, वो ही नहीं है, क्योंकि वो बहुजन संगठन में नहीं छपा। अच्छा। और मेरा आधार वही है। हाँ, आपका आधार वही था। न बहुजन नायक में छपा। हाँ। तो मैं कहाँ से उसको लाता? 2000, उससे पहले 2003 में जो 7 सितंबर चंद्रपुर का भाषण है, हाँ, चंद्रपुर का भाषण है, जो पिछड़ा वर्ग का अधिवेशन था। हाँ बिल्कुल, यही से फिर वो चले गए थे, वहीं से वो खत्म है मामला। अच्छा, तो ये सारे भाषण कलेक्ट करते करते आप कितने लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों से मिले, और वो ऑथेंटिसिटी के साथ पूरे भाषण मिले आपको? जी। कैसे? मैं नागपुर में ढेर सारी सामग्री ले गया हूँ। अच्छा। और मैं आपको इस बात को और क्लियर करना चाहता हूँ। ये काम नागपुर से भी शुरू हुआ। हाँ, हुआ था, विजय मनकर ने किया था, विजय मनकर जी ने किया, और वो 2 वॉल्यूम में किया। हाँ, 2 वॉल्यूम में वो 2 वॉल्यूम मेरे पास थे। हाँ। लेकिन उसमें मैंने देखा, जब ये मैं काम करना शुरू किया तो कुछ मिसिंग थी। अच्छा। और वो काम जो है उल्टा शुरू हुआ। उल्टा क्यों? पहला खंड 2003 से आखिरी भाषण से शुरू होता है। अच्छा। और वो 96 से 2003 तक का है। ठीक। तो ये 96 से और 2003 तक का जो उनकी जो स्पीचेस हैं वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, राइट। और 80 से लेके 95 तक,
हाँ जब तक सपा और बसपा का गठबंधन नहीं टूटा होता है, हाँ वो मूवमेंट की स्पीचेस हैं, राइट वो गायब थी। मैंने पूछा भी नागपुर में कि बसपा के लीडर, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने पूछा ये काम बंद कैसे हो गया जो विजय बनकर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि वो उनकी धमकी आ गई, बहन जी की धमकी आ गई कि ये कैसे छाप रहा है, इसका क्या मतलब है, अच्छा ये कैसे छाप सकता है। हाँ दूसरे किसी सज्जन ने हमें बताया कि विजय मनकर जी ने सोचा कि अब तो मैं खुद ही कांसीराम जी से आगे हूँ, हाँ वो तो काफी मैं महान तो बाबा साहब के बाद में मैं ही लीडर हूँ। हाँ हाँ तो उन्होंने ये बंद कर दिया। लेकिन आपको जैसे धमकी उनको आई है, उनको इशारा मिला कि आप मत प्रकाशित कीजिए, तो आपको नहीं आया इस तरह के बहुत बहुत सही सवाल है ये। आज तक किसी भी छोटे से लेकर के और बड़े नेता तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये कांसीराम जी का विचार धन है और पार्टी के निर्माणकर्ता कांसीराम जी हैं। तो अगर वो इसका विचार भी करते, मुझे कोई इसका वैसे शारीरिक दंड देते, मुझे पनिशमेंट मिलता, मैं जेल में जाता, तो इसका सारे देश में मतलब उल्टा असर होता। बिल्कुल हाँ। कहा AR अकेला तो कांसीराम जी का काम कर रहा था, उसको क्यों जेल में डाला है, तो फिर और मुसीबत खड़ी होती। इसलिए मेरा मानना है कि उस बात को ध्यान तो में आपको पार्टी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि इतने सारे भाषण आप प्रकाशित कर रहे हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये कानूनन, एक जज साहब थे मेरे दोस्त, अच्छा उनसे मैंने ये लीगल जो अच्छा लीगल बातें आपने पहले की कर लिया था हाँ। कि जब कांसीराम जी ने किसी को कॉपीराइट नहीं दिया है हाँ। लिखित में, तो आप कर सकते हो। अच्छा ओके, आपको कोई खतरा नहीं है। हाँ। और फिर दूसरी बात है, आप करोगे तो ईमानदारी से करोगे, हाँ। उसमें समाज का कोई अहित नहीं है, हाँ, समाज के हित में आप काम कर रहे हो, तो हो सकता है कोई आपको चैलेंज भी न करे। तो दादू प्रसाद जी ने आपको उसमें काफी सपोर्ट किया? हाँ, काफी सपोर्ट उनका वो कहना था, वो उन्होंने कमेंट किया, हाँ। कमेंटमेंट जो किया उसको पूरा किया, ठीक है। हाँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात है ये है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने जो किया वो किताब के लिए किया, बजट के हिसाब से बराबर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक वॉल्यूम 6 महीने में मतलब ये बनेगा, तो 6 महीने तक मेरा घर का खर्चा वो कैसे चलेगा? उसके अलावा मैं काम कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो फिर मैंने और कांसीराम साहब के जो फॉलोवर थे और मैं समझता था कि मेरी बात को ये स्वीकार करेंगे, तो बहुत ढेर सारे लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया और मैंने ईमानदारी के साथ में अपनी संपादकीय में उनको कोट भी किया। बिल्कुल। तो ये कितने किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी है, कितने लोगों तक पहुंच चुकी है? देखिए, सबसे पहले ये 2008-9 में जो हमारी शुरुआत हुई, तो कांसीराम जी के साक्षात्कार एक पहले किताब में प्रकाशित कर चुका था, तो वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी थी। अच्छा। धन अभाव में। तो सबसे पहले वो 2009 में मानवर कांसीराम साहब के साक्षात्कार और 400 पेज की किताब, उस समय 250 रुपए की छपी थी, आउट ऑफ प्रिंट है वो, है ना। कई उसके संस्करण छपे, लेकिन आज आउट ऑफ प्रिंट है कई। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया ऑपरेशन इंडियन और बहुजन संगठन और चमचा युक्त, तो वो बहुत लोगों ने छापा, लोगों ने किया। हाँ। तो अभी तक मतलब इतने 13-14 वॉल्यूम्स हुए ना? 14 और उसको 15 हो गया साक्षात्कार का। हाँ, 15 वॉल्यूम से कितने प्रिंट गए हैं, मतलब मेरा कहना था। पहला एडिशन खत्म हो गया, हाँ, 1000 का। अच्छा। और 7वां खंड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7वें तक वो दोबारा छप गया था। अच्छा। दोबारा फिर 1000 लाखों लोगों तक आप पहुंच गए। जी। 14 खंडों के माध्यम से। और अब 8वां खत्म होगा, 9वां फिर दोबारा रिपीट होते जाएगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। तो काफी डिमांड है इसकी? काफी डिमांड है। हाँ, यूपी से क्यों डिमांड है? हाँ। कि जो कांसीराम जी के ऊपर जो लोग चाहते थे, हाँ, हमारे बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे विशेषकर, उसमें
4 विषय पे तो कम से कम पीएचडी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ एक पॉलिटिक्स हो गया, हाँ एक हिस्ट्री हो गई, एक आइडियोलॉजी हो गई, राइट एक पत्रकारिता हो गई। बिल्कुल। हाँ तो लिटरेचर जब उपलब्ध नहीं था तो बच्चे कहाँ से ये आपने उपलब्ध करा दिया तो और अभी। ये प्रमाणिक है, हाँ ये प्रमाणिक है। उनको जब लिटरेचर मिल गया तो जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बठिंडा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओके और तमाम पीएचडी हो रही हैं। अच्छा। बच्चे मेरे पास खुद आ रहे हैं, चल के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छा और उसके बाद में अपना फोटो खिंचवाते हैं, सेट भी ले रहे हैं। अच्छा तो ये मेरे लिए फक्र की बात है कि बिल्कुल, मैंने ऐसा काम किया हाँ कि मेरे आइकॉन और जो फूले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और उसके बाद कांसीराम जी का जो मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट, वो मैंने एकेडमिक के रूप में, दस्तावेजों के रूप यस में बिल्कुल उसको दस्तावेजों के रूप में पुनर्जीवित। आपने उसको पुनर्जीवित किया है। ये आपका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन के लिए कि माननीय घनश्याम साहब का जो योगदान है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। क्योंकि घनश्याम साहब केवल बहुजन समाज के नेता नहीं थे, तो पूरे देश के नेता थे, एक नेशनल आइकॉन थे। उस उनको जीवित करने का काम, उनके विचारों को सामने लाने का काम AR अकेला ने किया है और उनके सभी जो लोग उनको सपोर्ट के सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये तो आपने घनश्याम साहब के दस्तावेज को सामने लाया, उसको संजो के रखा, अब पीएचडी कर रहे हैं लोग। लेकिन वर्तमान में जो घनश्याम साहब की जो धारा है, विचारधारा जिसे हम कहें, या उनका जो मिशन था बहुजन समाज के हाथ में सत्ता देने का, कहीं ना कहीं भटक गया है जी। क्यों ऐसा लगता है कि भटक गया है? वो ऐसा है कि देखिए, ये रोड मैप है हम्म जो मैंने काम किया है, रोड मैप है, सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसमें है बिल्कुल। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है। जब उन्होंने बाम सेब बनाया तो वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो क्यों रुक गया, उनके लेफ्टिनेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। हाँ तो वो खुद ही जवाब देते खुद ही हैं, जवाब खुद दिया। ही सोचते हैं हाँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मूवमेंट चलाने के लिए जितना उनको धन मिला वो उनके लेफ्टिनेंटों को नहीं मिल पाया, उनके लेफ्टिनेंटों को नहीं मिल पाया। तो इसलिए उनकी जो रीडिंग है, उनकी जो रीडिंग है कांसीराम जी की, तो वो ये कहते हैं कि ये निराशा का जो भाव महाराष्ट्र में फैला उसका मुख्य कारण है पॉलिटिकल। और उसमें वो कहते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की जैसी शख्सियत पार्लियामेंट के 2 इलेक्शन हारी, एक बाई इलेक्शन और जो भंडारा जनरल इलेक्शन था, हाँ, और एक वैसा जनरल इलेक्शन, तो फिर उनके जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने सोचा कि जब हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद भी तो 9 लोग चुन के आए थे। हाँ, सबसे बड़ा लीडर नहीं जीत सकता तो हम कैसे जीतेंगे। ये थोड़ा सा उसमें आई बात आई। उसके फिर उन्होंने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती बिल्कुल तो समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। तो फिर मैंने जड़ें तलाशना शुरू किया तो मुझे तो जड़ ही नहीं मिली। घनश्याम जी के बाद जी उन्होंने कहा कि ये तो रूटलेस समाज है। तो फिर मैंने जड़ों को तलाश किया, फिर जड़ों को मजबूत किया। वो बाम सेब का जो बिल्कुल बाम सेब BS4 है, वो उसी से प्रक्रिया है। तो अभी वर्तमान में वही जड़ें फिर से कमजोर हो गई है। वो जड़ें इसलिए कमजोर हुई कि कांसीराम जी का जो कंसेप्ट है वो उसमें मिलावट हो गई। मिलावट कैसे हुई कि कांसीराम जी के जो नारे हैं वो हमें याद दिलाते हैं। हमने भी खूब नारे लगाए भी और दीवारों पे हमने लिखे भी अपनी ब्रश से, नीली पेंट से लिखा कि देश का नेता कैसा हो, कांसीराम जी जैसा हो, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। कांसीराम जी के जाने के बाद वो नारों में मिलावट हुई, नारे बदल दिए गए, रास्ते बदल दिए गए, पार्टी को चलाने के लिए पैसा लेने के रास्ते बदल दिए गए और नारे लगवा दिए गए कि सर्वजन के सम्मान में और बीएसपी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में, मायावती मैदान में। ठीक है, तो भाई काम खराब होना ही है। दूसरा
मैंने कांसीराम जी को जब स्टडी किया और मैं 3 बार पढ़ता था, प्रूफ रीडिंग जो करता, खुद हाँ, प्रूफ बिल्कुल। रीडिंग भी की, हाँ। तो उसमें सब बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। कांसीराम जी ने पैसा लेने का जो रास्ता बताया बहुजन समाज को, तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने मेरे पास कुछ नहीं था बेचने के लिए, हाँ। तो अपने शरीर को बेचा। मेरे वजन के हिसाब से हाँ। 12-12 हजार रुपये, 13-13 हजार रुपये मैंने शुरुआत की। और वो उसके बाद फिर जब समाज में बात आगे बढ़ रही थी, तो मैंने कहा भाई इससे काम नहीं चलना है, डिमांड ज्यादा आने लगी। तो फिर मैंने अपनी उम्र के बराबर 52 साल का था उस समय, तो भाई मेरी उम्र के हिसाब से पैसे दो। तो 52,000 आदमी चाहिए मुझे, 1-1 रुपया चाहिए, और 52,000 मुझे की थैली चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ लोग, जो ज्यादा लोग मतलब पैसा देने के इच्छुक थे, उन्होंने कहा हमारा पहले कार्यक्रम लगना चाहिए। तो कांसीराम जी ने कहा कि लाइन क्रॉस करोगे तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। अब कार्यक्रम लगा हुआ है नागपुर में, और बम्बई के पैसे वाले कुछ लोग कहे सपोज करो। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हमारा पहले रख दो, नागपुर वालों का बाद में रखो। तो उन्होंने कहा कि लाइन क्रॉस करोगे तो फिर कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और ये हुआ है, बिल्कुल। तो फिर 1 लाख रुपया वो मतलब देने लगे। जब वो सरकार बन गई, और 2007 में सरकार बनने के बाद कांसीराम जी ने जो बैन लगाया था कि सवर्ण कभी पदाधिकारी नहीं बन सकता, वो वोट दे सकता है हमें, और हम उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनके आरक्षण के तौर पर हम उनको टिकट भी देंगे, और ये दिया उनके जमाने में मिली। लेकिन हमारी पार्टी का लीडरशिप नहीं, वो लीडर्स नहीं बन सकते, लीडरशिप पिछड़ों के हाथ में ही होगी। और ये जानी मानी बम्बई की 87 में, जो मैं 15 मार्च 87 में इलिस्ट्रेटेड वीकली अंग्रेजी में, उस समय जयराम सिंह जय को मतलब इलेक्शन लड़ा रहा था काशीपुर से, उत्तराखंड में। बाबा रामनाथ यादव उसमें पूर्व विधायक, और वहीं पर मेरी पहली मुलाकात नागपुर से हुई। अच्छा। उस समय सिद्धार्थ पाटिल मुझे वहां पर मिले। अच्छा। हाँ। और पंजाब के ये गुरनाम सिंह थे। तो मेरी एक किताब थी 1 रुपए की, छपी थी जब। अच्छा। है ना, BSP की अंगड़ाई, 1 रुपए की कीमत थी, 16 पेज की थी, और वो मैंने बरेली जेल में लिखी थी। अच्छा। उसमें गीत थे मेरे। तो तब वहां पर मेरी, और ये मैगजीन आई, तो भले ही मैं उस अंग्रेजी में थी, भले ही नहीं मैं समझ सकता था पूरा, लेकिन वो मैंने खरीद के रख ली। अच्छा। मैंने कि ये रिकॉर्ड है। हाँ। मैं नहीं जानता तो और लोग जानेंगे। तो उन्होंने उसमें कहा है कि जब कुछ पत्रकार, आप जैसे पत्रकार पहुंचे, लेकिन वो मनवादी प्रेस वाले थे, कि आप सवर्णों को क्यों नहीं अपनी पार्टी में लेते। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सवर्णों को लूंगा तो ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसे ये रोक देंगे जी। और जब हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, जब ये डर खत्म हो जाएगा, तब फिर हम उनको टिकट तो देंगे, लेकिन वो लीडर नहीं बन सकते, और नेतृत्व पिछड़ों के हाथ में ही रहेगा। उन्होंने भी कहा था कि सवर्णों की ऑलरेडी 5-6 पार्टियां हैं। हाँ, वही कहा, 6-7 राष्ट्रीय पार्टी, उसके जो हेड हैं सब मतलब सवर्ण ही तो हैं। हाँ। तो फिर 2007 में सरकार बनने के बाद में मायावती जी ने सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अब दरवाजा खुल गया, तो फिर कोई भी उसमें इंटर करेगा ना, और फिर आगे चल के बहुत ढेर सारे उसमें पदाधिकारी बने। तो इसीलिए दुश्मन का काम तो सत्यानाश करना होता है। हाँ। उन्होंने कहा कि बहन जी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। आप ये जो पुरानी सरकार का जो आपका जो नजरिया है और जो तरीका है, उसको बदलो।
किसी डीएम को सस्पेंड मत करो, पहले कर चुके थे वो कांसीराम जी के जमाने में। डीआईजी भी सस्पेंड कर दिया, किसी आईपीएस को, किसी आईएएस को, किसी को मतलब मशीनरी नाराज मत करिए किसी को, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम 5 साल आराम से सरकार चलेगी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है। तो जो भय था वो प्रशासन के ऊपर जो भय जो था, मशीनरी में जो भय था वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उसके और भी तौर तरीके बदले गए। तो उन्होंने कहा कि पैसे की बात तो है पार्टी के लिए, तो जो रैली होती थी वो रैली बंद हो गई। हमें क्या जरूरत है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम टिकट पे पैसा लेंगे ना, हमारी मतलब टिकट आज सबसे बड़ा महंगा टिकट है, तो उस पर ही पैसे ले लेते, जरूरत क्या है। तो जो कांसीराम जी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ जो वोट था, और उन्होंने अपील जो की थी, जब वोट उन्होंने 1982 में सर्च किया, जब चमचायुग लिख रहे हैं, चमचायुग का जब प्रकाशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने वोट का हमें अधिकार दिया, और जिस लोकतंत्र में जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसकी सरकार होनी चाहिए। और बाबा साहब ने महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के लोगों के लिए बोला कि लिख दो अपनी दीवारों पर, हम इस देश के शासनकर्ता जमात बनेंगे। तो 82 में वो कह रहे हैं कि ये हुआ क्या नहीं। बाबा साहब कोई हवा में बात तो करने वाले आदमी है नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो कहा है तो वो सच तो है, लेकिन हुआ क्या नहीं। तो खुद उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि हमारा वोट बिकता है, कहीं शराब में बिकता है, हाँ बिल्कुल, कहीं साड़ियों में बिकता है, तो कहीं पैसों में बिकता है। और इसको अगर हमने वोट की बिकवाली बंद करवा दी तो बाबा साहब का सपना शायद ये कामयाब हो जाए। तो उन्होंने अपील की और नारा लगाया कि जो वोट बेचे वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे, ये उन्होंने कहा। और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने वो फील्ड में लोगों के सामने बात रखी। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, कांसीराम तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है, कांसीराम जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, और हमको वोट नहीं बेचना चाहिए। वो भावनात्मक था उनका जो नारा जो था, लेकिन वो सच्चा था। तो लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया। और वोट बेचने का जब बंद हुई तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा अलीगढ़ में सबसे जो जिस मोहल्ले में रहता हूँ, छाबड़ी, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के कैडर बीपी मौर्य भी आते थे, मीटिंग करते थे, वहाँ कभी रुकते भी थे। तो उसी मोहल्ले में मैं रहता हूँ किराए पर, आज भी किराए पर रह रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें बीएसपी के अलावा किसी पार्टी की मीटिंग ही नहीं होती थी, और दूसरी पार्टियों के लोग आते भी थे तो जाटव वीर कहते थे कि यहाँ अपना समय खराब मत करो आप। बराबर है, हाँ। ये तो सब हाथी के वोट हैं, हाँ, ये सब हाथी के वोट। उनको अपमान लगता था। तो वोट देना तो अलग रही, ये तो हमारी बेइज्जती भी कर रहे हैं। आज की डेट में जब ये मूवमेंट से समझौता हुआ और सेटबैक लगा, बल्कि खत्म ही हो गया। खत्म इसलिए मैं मानता हूँ कि जिस प्रदेश में 4 बार सरकार रही हो, 3 बार चलो हम मान लेते हैं कि भाजपा के सहयोग से सरकार बनी, और 1 बार मुलायम सिंह जी के साथ पैक्ट करके सरकार में हम शामिल थे। लेकिन 2007 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है ना। आज वो पार्टी सिर्फ एक एमएलए पे सिमट जाए, और वो भी सवर्ण ठाकुर है, वो भी अपने दम पे वो जीता है, तो क्या इसको खत्म नहीं मान सकते? बिल्कुल। एक बात बातें तो बहुत सारी होती रहेगी। एक जिक्र आपने किया था टिकट की बिकवाली का, मतलब आज टिकट बेचे जा रहे हैं, आपने एक स्पष्ट आरोप लगाया। और कांशीराम साहब का तरीका अलग था फंडिंग क्रिएट करने का। मैंने अपने आंखों से भी देखा है कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था 1998 या 1999 में,
तब उन्होंने स्वयं कहा था कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें बीजेपी 2000 करोड़ खर्चा करेगी, कांग्रेस 2000 करोड़ खर्चा करेगी और मेरे पास केवल 10 करोड़ है। तो ये 10 करोड़ से मैं यूपी के कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहां मैं 15-15 लाख दूंगा और बाकी कुछ जगह पे मैं 1 लाख 2 लाख डिपेंड अपॉन दूंगा। तो मैं ये सोच रहा था कि कांशीराम साहब खुद जनरेट करता था पैसा, उनको लोग देते भी थे, उनके पास उनके बारे में उनका ट्रस्ट था। उन्होंने जब पैसे की डिमांड की तो लोग लाइन लगा के मिशन के बारे में देते थे। वो फॉर्मूला पूरी तरह से बदल गया और जिसकी ज्यादा थैली होगी उसको टिकट बीएसपी वो मिले। जो नारा था ना कांशीराम जी का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो मिश्रा जी ने बदल बात दिया कि नहीं, इसकी ये नारा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बहन जी। जिसकी जितनी तैयारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तैयारी का मतलब जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो इसी से वजह से एक फाइनेंशियल जो बीएसपी में क्रंच आ गया, क्रंच तो नहीं कह सकते लेकिन फाइनेंशियल तरीके बदल गए जी पार्टी चलाने के। इससे बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच है। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, कांशीराम साहब ने जब पार्टी की शुरुआत की तो वहां पे बहुजन समाज बनाया, मतलब जो 2006 में पार्टी की साथ में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब कांशीराम साहब ने कई लीडर्स तैयार किए। बाबू सिंह कुशवाहा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, दद्दू प्रसाद हो, हमीद मौर्य हो, कई सारे नेता थे। तो वो जो एक नेता का एक स्टेट वाइड प्रभाव भी था, विधानसभा वाइज नेता थे, लोकसभा वाइज नेता थे, आज कहीं ना कहीं वो पूरा मोमेंट नम नहीं है, जुनून जो था वो नहीं है। तो इसका क्या असर हो रहा है? वो देखिए, जुनून इसलिए खत्म हुआ कि रिजल्ट आपके सामने है जी। 2012 का जो रिजल्ट आया है, उस समय तक हमें ये थोड़ा सा मालूम था कि बैक हो सकती है बीएसपी, भले ही सरकार में ना आवे, एमएलए बढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय तक लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन वो प्रक्रिया जो थी टिकट वाली वही रही, बदली नहीं, वो कोई सबक नहीं लिया उससे। और जो नारा 2009 में नारा लगाया है ना, और जो राजनीति का रणनीति का एक हिस्सा है कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है ना, वो खतरनाक नारा था। और श्रवण सजग हो गए कि हमने तो मुलायम सिंह को हटाने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, हमने भी सहयोग किया, जितना भी वोट हमारा पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत सहयोग तो है ही। अब तो ये दिल्ली के ख्वाब देखने लगी, तो वहीं से वो मामला खतरनाक हो गया। और उसके बाद में उन्होंने पूरा मन बना लिया कि अब इसको जिंदा नहीं करना, इसको खत्म करना। तो सपा को जिंदा किया, और सपा के बाद में फिर वो डायरेक्ट इकट्ठे होकर के और 14 में मतलब 0 हो गई बीएसपी, और वो सरकार में आ गई भाजपा। लेकिन बहन जी तो कहती है कि उनके पार्टी को, बीएसपी को जो है समाप्त करने की साजिश कांग्रेस, सपा, बीजेपी तीनों मिला के रचती है। तो यही तो आश्चर्य की बात है। कांशीराम जी का आप देखिए जो मूवमेंट है, तो जब सत्ता में कांग्रेस थी, बीजेपी तो कुछ नाम के लिए थी ना। 88 तक ये रिकॉर्ड है उनके पॉलिटिक्स का कि 2 सीटें भाजपा की थी। बिल्कुल। 1988 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इलाहाबाद का बाई इलेक्शन, तब तक बीजेपी की सीटें 2 थी। और बीपी सिंह से तालमेल करके 89 में वो कितनी हो गई? 88 हुई। ठीक है। सरकार बन गई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया जी। तो उन्होंने अपने एजेंडा में जो लिखा था, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बहुत दिन से रद्दी की टोकरी में कांशीराम जी ने 83 से लेकर के संघर्ष किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, है ना। आरक्षण का जो समर्थक, और वो मंडल कमीशन रिपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। तो 6 महीना तक उन्होंने बीपी सिंह को और जनता दल को, सरकार को टच नहीं किया कि 6 महीने का इन्होंने कहा। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद में उन्होंने कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये तो इनकी नीयत साफ नहीं, ये करेंगे नहीं। और उसको उन्होंने दिल्ली में धरना दे करके, जून की गर्मी में हम भी बैठे उस धरने में, और नारे लगा दिए कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ठीक है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मीडिया ने छापना शुरू किया बीएसपी के नारों को, और कहा कि इसमें बताते हैं कि रामविलास पासवान ने कहा कि बीएसपी का गिराफ प्रधानमंत्री
बीपी सिंह से कि बहुत ऊंचा उठ रहा है, इसको जल्दी संसद के पटल पर रखिए। तो आज जो मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने का जो श्रेय है उस समय के तत्कालीन भोंपुओं ने, सरकारी जो भोंपू होते हैं, कांसीराम जी को श्रेय नहीं मिलने दिया। हाँ। वो बीपी सिंह मंडल मसीहा बन गए। ये फैक्ट है, उनका ये सारा डॉक्यूमेंट है, इस बात के गवाह हैं। हाँ। कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लड़ाई जद्दोजहद की है वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांसीराम जी और उनके कार्यकर्ताओं का रोल है। बिल्कुल, उस समय देवीलाल को भी पीएम बनाने के लिए वो सारी रणनीति उन्होंने बनाया, सोचा था। घनश्याम जी की विरासत को आपने जिंदा रखने की कोशिश की, उनके भाषणों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा लोग पढ़ रहे हैं, फिर से घनश्याम जी रिवाइव हो रहे हैं। क्योंकि 75वां जन्मदिन जब घनश्याम साहब का था तो पार्टी की तरफ से कोई बड़ा प्रोग्राम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं हुआ। पार्टी सत्ता में थी, इवन बीएसपी के 25 साल भी तब पूरे हुए थे। अब बीएसपी 0 पे है लोकसभा में या विधानसभा में 1 पे है, 2027 के विधानसभा चुनाव भी है। आपके हमारे दिल में, क्योंकि हमने उसमें काम भी किया है, वो पार्टी के प्रति अभी भी उतना ही लगाव, उतनी भी गहराई है। तो क्या संदेश देंगे आप बहन जी को? ये जो मूवमेंट है, बहुत लोग जानते कि ये क्यों खत्म हुआ, क्यों, मतलब उसका डाउन, खत्म मत मानो, डाउनफॉल मान लो। आज 9% वोट है बसपा के पास, यानी 30% 30% पर सरकार बनी अच्छी। आज 9% पे है। 9% सारे हम जाटव या चमार सारे वोट बसपा को दे देंगे, हम एमएलए नहीं बना सकते। और बहुजन समाज बनाने का जो रास्ता था कांसीराम जी का, वो मतलब रास्ता खत्म हो चुका है। सारा बैकवर्ड क्लास, सारा जो माइनॉरिटी में उस समय जो मुस्लिम समाज है और जाटव और चमारों को छोड़ करके और शेड्यूल कास्ट की जो जातियां है, सब समझ चुके हैं कि हिस्सेदारी खत्म हो गई उनकी, है ना। तो बामसेब तो अगर बसपा चला ही नहीं, बामसेब तो आप सारी कहानी में नहीं बताना चाहता, लंबा विषय है। तो उन्होंने एक सवाल किया कि हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और अभी हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, कि आप बताइए 27 में क्या होगा। आपका सवाल का भी जवाब इसी में है। तो मैंने कहा, मैं 85 में मैंने बीएसपी ज्वाइन की, 84 में समझी, और 85 में जुड़ करके शुरुआत में ही 86 में एक कांसीराम जी ने शराब विरोधी आंदोलन बरेली से शुरू किया जी, और मैं उसमें 19 दिन जेल में रहा। अच्छा जी, और 15 अगस्त को हमें रिहा कर दिया गया। उसके बाद फिर कांसीराम जी ने 15 दिन बाद फिर एक हमें मूवमेंट फिर बना के दे दिया, पंपलेट निकाल दिया कि 5000 साइकिल में बरेली में देखना चाहता हूँ। अच्छा, और वो जरूर आए जो जेल में बंद रहे हैं। शराब विरोधी आंदोलन के सत्याग्रही जरूर बंद रहे हैं। तो फिर हम अलीगढ़ से 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर के वो हिसाब से हम 4 दिन के बाद कांसीराम जी को मैंने सबसे पहले 5 सितंबर 1986 को सुना उनका भाषण बरेली के अंदर। हम साइकिल चला गए, फिर वो हम उन्हीं के रह के हो गए। बल्कि इनसे बढ़िया हमें लीडर नहीं मिला। पूरी दुनिया में हम रोशनी लेके घूमे, टॉर्च लेके घूमे, हमें कोई मिलना नहीं है। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें प्लेटफार्म चाहिए था, हमें वो मिला और हमने उसमें अपनी जिंदगी लगाई, जवानी के दिन लगाई। तो मैंने उनसे कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहीं वो निष्कासित हो जाएंगे मैं अगर उनका नाम क्लियर करूंगा। तो मैंने उनसे कहा, मैं बिना पदाधिकारी के बीएसपी में, मेरे पास कांसीराम जी के जमाने में साइकिल थी, किसी की मेहरबानी से नहीं, मेरे बेटे के अंदर टैलेंट था। और 2020 में वो प्राइमरी में टीचर बना और 2022 में वो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अंग्रेजी का प्रवक्ता बन गया। और जबरदस्ती से मुझे वहां से एक गाड़ी 10.5 लाख रुपए की मिली। तो मैं अपना पेट्रोल डाल करके और अपना ड्राइवर देख करके पूरे महीना नहीं,
लेकिन महीने में मैं 4 दिन उस गाड़ी को बीएसपी के सपोर्ट में और मजबूत करने के लिए चला सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि क्या सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया जाए। जब 200 लोग जो 100 करोड़ के कांसीराम जी के लाभान्वित आंदोलन के लोग हैं जो एक एक करके निकाला गया है उनको, तो सतीश चंद्र मिश्रा को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा ये क्या, ये कोई शर्त में शर्त कैसे नहीं है? अरे भाई तुम 200 चमारों को निकाल सकते तो एक ब्राह्मण को क्यों नहीं निकाल सकते? कैसा, हमारी हिम्मत नहीं है इस बात को कहने से। फिर मैंने दूसरी शर्त भी रखी। मैंने बसपा में सबसे बड़ा लीडर कौन है? कि बहन जी। उसके बाद उनके बाद भी तो है, कहाँ उनके बाद में कौन नेता है? उनके भाई, कि उनका भतीजा है। भाई तुम भतीजे ने क्या किया है पार्टी में? ठीक है, तो छोड़िए मैंने कि इन सब की बात छोड़िए। दूसरी शर्त मेरी ये है, और आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, आज भी बीएसपी जिंदा हो सकती है, लेकिन कांसीराम जी के कंसेप्ट पे, उनके रोड मैप पे काम करे तो। जैसे 75 जिला है यूपी में, 75 जिला में एक आदमी लड़ाओ ना, एक कैंडिडेट जीतने वाला लड़ाओ। दूसरा, बहन जी को क्यों नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन? तो मुख्यमंत्री बना रहे हो आप, वो बनना चाह रही है, वो भी सरकार बनेगी हमारी 27 में, तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ी? कभी पहले लड़ी है ना। सब बिल्कुल लड़े। तो बहन जी को इलेक्शन लड़ाओ, सीट नहीं, उनके भतीजे को इलेक्शन लड़ाओ, उनके भाई को लड़ाओ इलेक्शन, उनके भतीजे का ससुर है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनको इलेक्शन लड़ाओ। मुनकाद अली है जिसने डिग्री कॉलेज बना ली, वो राज्यसभा में सांसद रहा, उनको इलेक्शन लड़ाओ। ऐसे मजबूत लोग कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है, तो मुख्यमंत्री कैसे बने? तो इसीलिए जो मैंने कहा है, जो सवाल उठाए, ये नहीं होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जब कांसीराम जी कांग्रेस के तो खिलाफ बोलते थे, सत्ता में थी कांग्रेस, तो आज बहन जी को किसके खिलाफ बोलना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ न बोल करके सपा और कांग्रेस के ऊपर धावा बोलती है। तो इसी से लोगों को शक होता है कि ये तो गड़बड़ है कुछ। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात अकेला जी के बारे में है कि उतनी ही सादगी के साथ, उतने ही विनम्रता के साथ में वो रहते हैं। एक कार्यकर्ता कैसे हो, उसकी एक मिसाल है। आज भी किराए के घर में रहते हैं, आज भी 1 रुपए के दाग उनके ऊपर नहीं है। और ऐसे ही कार्यकर्ता कांशीराम साहब ने जो तैयार किए थे, उसका एक प्रोडक्ट अकेला जी है कि जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन समर्पण करके कांशीराम जी की विरासत को जिंदा रखा, उनकी किताबों को जन जन तक पहुंचाया, कई पीएचडी की। और आज आप भी इनकी किताबों को खरीद सकते हैं, इनका नंबर भी हमने दिया है, आप कांटेक्ट करके कांशीराम साहब के पूरे वॉल्यूम्स मंगा सकते हैं और उनके स्पीचेस जो है या उनके संपादकीय जो पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल पार्टी कैसे रिवाइव हो, क्या हो, बातें चलती रहेगी। लेकिन अकेला जी, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की और इतने महत्वपूर्ण बातें आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।